जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या विवाद है, जो आज रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है। तो आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा कि आखिर में इनके बीच में विवाद क्या है और नाटो कंट्रीज कौन से हैं और नाटो का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना और बहुत बारीकी से बताने वाला हूं और पूरी हिस्ट्री पूरी स्टोरी में बताने वाला, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रियल में मुद्दा क्या है, आखिर में ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं और अमेरिका का इसमें कितना हस्तक्षेप है और अमेरिका क्या करना चाहती है और आगे क्या करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात देखो 1991 की है। 1991 से पहले रसिया के साथ 14 देश और मिलके बने थे, जिसको हम लोग यूएसआरआर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक्स। ठीक है, ये 15 देश साथ में मिलकर के बने थे। लेकिन 1991 में ये 15 देश क्या होते हैं, इनका विघटन हो जाता है। 1991 में ये सब अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें से रसिया एक सबसे बड़ा कंट्री बनता है। सबसे बड़ा देश जो बनता है वो रसिया बनता है, बल्कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कोई माना जाता है तो रसिया माना जाता है। ठीक है, अच्छा 15 देश से छोटे छोटे अलग तो डिवाइड हुए, रसिया ही सबसे बड़ा था। लेकिन उसमें एक देश था जिसका नाम यूक्रेन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यूक्रेन है। ठीक है, तो यूक्रेन के साथ रिलेशन रसिया का बहुत खराब रहा है। इसका रीजन क्या है कि यूक्रेन में नेचुरल गैसेस का भंडार है, नेचुरल गैसेस बहुत पाए जाते हैं। पहला तो विवाद यह है कि आप जैसा स्क्रीन देख रहे हैं, जो डार्क टाइम में आपको दिख रहा है वो डार्क में टोटल ये यूरोप है और यूरोप के बीच में यूक्रेन है। तो यूक्रेन जो है करके एक तरह से यूरोप में घुसा हुआ है। तो रसिया का ये कहना है कि वहां का जो गैस है, जो नेचुरल गैसेस है, उस पे यूरोप कब्जा करना चाहती है। ठीक है, और रसिया ये बोलती है कि यूक्रेन जो है एक रसिया का ही पार्ट है, लेकिन यूरोप के लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं कि जिससे उनका जो नेचुरल गैसेस हो, नेचुरल गैसेस पे उनका हक हो। ठीक है, इसके लिए यूरोप आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रसिया दावा करते हुए 2014 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम में रसिया जो है क्रीमिया पर, जो यहाँ पे यूक्रेन के नीचे देखो छोटा सा पार्ट बना होगा, क्रीमिया पे वो कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है, वो उसको अपना हिस्सा बना लेता है। लेकिन क्या क्रीमिया पे उसने कब्जा किया तो क्या सारे देश चुप थे? कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं चुप थे, क्योंकि रसिया G8 में आता है। G8 क्या है? ग्रुप ऑफ द 8 कंट्रीज था। ठीक है, उसको सारे देश ने मिल करके G8 से हटा दिया, जो अभी G7 बन गया, जिसमें 7 कंट्री ही आती है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ठीक है, यूके, ये सब सारी कंट्रियां शामिल है, इटली भी है। तो G7, इसका खामियाजा रसिया को भुगतना पड़ा कि उसको G8 से निकाल दिया गया और G7 बन गया। ठीक है, उसके बाद रसिया यहां तक रुका नहीं। क्या 2014 की बात अभी क्यों उठ रही है? क्योंकि रसिया 2014 में क्रीमिया पे तो कब्जा कर ही लिया। उसके बाद जैसा कि आप मैप में देख रहे हो कि यूक्रेन से लगा हुआ रसिया है। ठीक है, यूक्रेन से सटा हुआ रसिया है। तो वो रसिया जो है यूक्रेन के जो सटा हुआ पार्ट है, जिसको लुहांस्क और डोनेट्स्क बोलते हैं। ठीक है, और उस रीजन को डॉनबास रीजन बोलते हैं। तो डॉनबास रीजन का रसिया का कहना है कि ये जो रीजन है हमारा है, और वहां के लोग रसिया का सपोर्ट भी करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि यूक्रेन के जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो रसिया को सपोर्ट करते हैं। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो रसिया से लगा हुआ पार्ट है डॉनबास रीजन, वहां के मेनली जो मूल निवासी हैं वो रसियन है, मूल निवासी, क्योंकि 1991 से पहले सारे एक ही में थे। तो जो वहां के निवासी हैं लाइक वो मूल निवासी रसिया के ही आते हैं, उनकी बोल भाषा सारी चीजें रसिया जैसा है। तो खुद चाहते हैं कि हम एक रसिया का हिस्सा बने, और यूक्रेन के सेना से इनकी खुद लड़ाई चलती है। ठीक है, 2014 से लेकर के अब तक में कम से कम यूक्रेन के नहीं तो कम से कम 6000 सैनिक मारे गए यूक्रेन के, और 5600 जो यहाँ के रसियन रिसेप्शनिस्ट थे उनको मारा गया। ठीक है, यूक्रेन में ही। तो यूक्रेन से ही एक डायरेक्ट लड़ाई है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे, हम रसिया के हिस्सा बने। लेकिन कोई देश नहीं चाहता कि हम टूटे। ठीक है, लेकिन यूक्रेन एक छोटा देश है
और उसके पास इतना ज्यादा पावर नहीं है, न तो उसके पास हथियार है। और जो यूएस रसिया है, वो रसिया बहुत बड़ा देश है और उसके पास हथियार बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल है, उसके आगे यूक्रेन कुछ नहीं है। तो यूक्रेन को सपोर्ट मिले, इसके लिए यूरोप वाले चाहते हैं, जो यूरोप की कंट्री है वो चाहते हैं कि यूक्रेन भी हमारी तरह आकर के नाटो में शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि नाटो है क्या। नाटो देखो 30 कंट्रीज का सम्मेलन है, 30 कंट्री मिल करके जो बने हैं, एक ग्रुप है 30 कंट्री का, जिसको नाटो बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक संगठन है, एक संस्था है जहां पे 30 कंट्री शामिल है। और 30 कंट्री का ये कहना है कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री हमारे ऊपर हमला किया, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के ऊपर हमला किया। तो अगर 30 कंट्री पे कोई भी देश अगर हमला करना जाएगा तो अमेरिका उसके लिए लड़ेगा। और हर कोई जानता है कि अमेरिका सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्ति उसके पास है। तो जो छोटे छोटे कंट्री हैं, एक तरह से अमेरिका उनको सिक्योरिटी देती है कि हमारे साथ तुम रहोगे तो तुम हमेशा सेफ रहोगे, और वो सब कंट्री सेफ रहती है। ठीक है, अब यूरोप के भी कंट्री आती है, तो ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन भी आ जाए। अब जब यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो रसिया को एक चीज हो जाएगा कि रसिया जिंदगी भर कब्जा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ 30 से 31 अमेरिका को लेकर के 31 कंट्री जो सपोर्ट करने लगेंगे यूक्रेन का। अभी तो यूक्रेन अकेला था, तो रसिया पावरफुल है तो यूक्रेन के से कब्जा कर सकता है, लेकिन जब वो नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो उसका पावर तो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके साथ अमेरिका हो गया। और अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है कि भाई नाटो में जो भी कंट्री सम्मिलित होंगे उनके लिए सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, फिर उनसे जाकर के लड़े। तो ऐसा अमेरिका जब सामने आ गया तो किसी की हिम्मत पड़ेगी नहीं। ऐसे में रसिया चाहता है कि ये सम्मिलित हो, इससे ही पहले हम इनका बैंड बजा देते हैं। तो क्रीमिया में कब्जा करने के बाद रसिया ने 2014 के बाद धीरे धीरे चढ़ाई कर दिया, अपने से सटे हुए जो जगह थे, जो डॉनबॉस रीजन है, वहां पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो जब वहां पे चढ़ाई करना शुरू कर दिया तो जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है वहां का, इन्होंने बहुत जल्दबाजी करना चालू कर दिया कि कितने जल्दी से हम नाटो में सम्मिलित हो जाए। और इतने जल्दी सम्मिलित क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं सम्मिलित हुए कि हर देश चाहता है कि भाई हम झूठ मूठ का लड़ाई क्यों ले, झगड़ा क्यों ले, बातों से सुलझ जाए। लेकिन रसिया हमेशा निगरानी पे है कि नाटो में सम्मिलित कभी भी हो सकता है, और नाटो में सम्मिलित हो उससे पहले हम क्या करें, इस पे कब्जा कर ले। कब्जा कर लेंगे तो यूक्रेन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन नाटो में हो जाएगा तो हम कभी जिंदगी में कब्जा नहीं कर पाएंगे और हमको नेचुरल गैसेज मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लड़ाई सबसे बड़ी है नेचुरल गैस को लेकर के, कि यूरोप चाहता है कि हमारा हक हो और रसिया चाहता है कि हमारा हक हो, हमारा ही तो पार्ट है यूक्रेन। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के रसिया ने धीरे धीरे चढ़ाई करना चालू कर दिया। तो अमेरिका में ये जो बार बार जाते थे, जब डोनाल्ड ट्रंप जी वहां के प्रेसिडेंट थे तो वहां पे वो कुछ ऐसा कर नहीं सके यूक्रेन के लिए। तो जो बाइडेन इस टाइम प्रेसिडेंट है, इनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप तो रसिया के पप्पी है, मतलब पिल्ला है। ठीक है, सीधी भाषा में अगर बोलो तो पिल्ला है, पपेट है उनके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रसिया से डरते हैं। एक कहना था जो बाइडेन का कि रसिया से डरते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है रसिया का सामना नहीं कर सकते, उनके अंदर डर है। ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, अमेरिका का ऐसा प्रेसिडेंट होकर के रसिया से डर रहे, ऐसा बहुत सारी चीजें करते थे। तो जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने, तो जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही, जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने, जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते जो बाइडेन ने 2-3 फायर कर दिया। 2-3 फायर मतलब बातों का फायर कर दिया, उन्होंने बहुत चढ़ा बढ़ा दिया। उन्होंने सबसे पहली बात की कि जो पुतिन है, जो प्रेसिडेंट है रसिया के पुतिन, सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन में फेरबदल करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि जो बाइडेन हार जाए। दूसरा आरोप ये लगाया जो बाइडेन ने कि उनके जो पुतिन के अपोजिट में जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे पुतिन ने उनको जहर दे करके मरवाने की कोशिश की। तीसरा आरोप जो बाइडेन ने ये लगाया कि पुतिन ने सोलार विंड अटैक करवाया अमेरिका पे। चौथा यह आरोप लगाया जो बाइडेन ने कि पुतिन हमेशा अफगानिस्तान का सपोर्ट, अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक है वह तालिबान का सपोर्ट करके
और वहां के अमेरिका के सैनिक को मरवाना चाहते थे। ये 3-4 आरोप लगवाए जब जो बाइडेन ने शपथ लिया। तो उसी दिन से जो उस चीज को देख करके सुन करके जो बाइडेन को पुतिन विश तक नहीं दिए, कांग्रेचुलेशन तक नहीं बोले, बधाई तक नहीं बोले कि आप भाई इतना बड़े कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रसिया, पुतिन कुछ तक नहीं बोले। और अमेरिका से और रसिया के बीच में 36 का आंकड़ा रहा, हमेशा रहा। तो यूक्रेन को ये लगा कि रसिया का और यूएसए का 36 का आंकड़ा है, तो इसका फायदा यूक्रेन उठाए कि हम क्यों ना रसिया से बचने के लिए हम जा करके साथ पकड़ ले यूएसए का। और जो बाइडेन हमेशा उसके खिलाफ रहे तो यूक्रेन के लिए इजी था, और यूक्रेन को लोग चाहते भी थे कि हमारे नाटो में सम्मिलित हो जा, जिससे नेचुरल गैसेस का हम लोग यूज करें और हमारा जो है कि प्रॉफिट हो। तो हर एक चीज चाहता था। और रसिया पूरी तरह से रसिया अकेला पड़ गया। और रसिया ने उसने भी धमका दिया, जब जैसे ही धमकी पाया, जो बाइडेन का आरोप पाया, तो रसिया ने धमका दिया कि जो भी करना है तुमको वो तुम कर लेना, हमको जो करना है मैं तो करूंगा ही। हमारी सेना, हमारे लोग कैसे किसके साथ निपटना है ये जानते हैं। और पुतिन को माना जाता है कि हिटलर जैसे वहां का शासक है, मतलब एकदम फॉरवर्ड सोचने वाले, एकदम स्ट्रिक्ट नीडर है, एक तरह से नीडर है। तो ऐसे में पुतिन के लिए एक चैलेंज हो गया, और पुतिन धीरे 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 अपनी सेना बढ़ाने लगे। जब धीरे धीरे बढ़ाने लगे, बीच में बात होने लगी, चाइना भी बीच में आया पुतिन के साथ, इस तरह से उनके पावर थोड़ा बढ़ने लगे। तो जो बाइडेन ने ऐसा बोला, यूक्रेन को वो चीज कर दिया कि भाई यूक्रेन, हमको लग रहा है कि 16 तारीख को, ये जो 16 फरवरी है, तुम्हारे ऊपर अटैक किया जाएगा। न्यूज वाले बोल रहे थे तो सबने बोला नहीं, अफवाह, कोई अटैक नहीं होने वाला, कोई वार नहीं होने वाला। लेकिन जो बाइडेन ने कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि अटैक होगा तुमको 16 फरवरी को, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन पुतिन समझदार निकले, उन्होंने 16 फरवरी का अटैक कराया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, 16 फरवरी की एक खबर निकल गई कि भाई हमारी जो सेना है वो पीछे जा रही है, और हम जो है करके यहाँ से छोड़ रहे हैं, हमें कोई कब्जा उब्जा नहीं करना है। ऐसा करके लोगों को मानना था, वहां की मीडिया में छप गया कि जो रसिया है अपनी सेना पीछे ले रही है। तो इस चीज को जान करके यूक्रेन ने अपनी सारी सेना पीछे ले ली। लेकिन ये जो खबर थी पूरी तरह से अफवाह निकली। और जैसे उसके बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक पुतिन एकदम शांत रहे कि भाई जाने तो कुछ मत करो। जैसे ही 5-6 दिन बीता, लोगों को लगा कि कुछ होने वाला है नहीं, अगले दिन ही उन्होंने अटैक चालू कर दिया। जैसे ही अटैक होने लगा तो यूक्रेन लगा तबाही वो करने कि त्राहिमाम मुझे बचाओ, अमेरिका बचाओ, लगा रोने गाने कि ऐसा हो रहा है, मेरे ऊपर ऐसा कर रहा है। तो जो बाइडेन ने धीरे से हाथ उठा दिया। जो बाइडेन, ये उनका माइंड में है, यूएसए का ये माइंड में है कि आपस में दोनों लड़ रहे हैं तो हम अपनी सेना क्यों मरवाएं। तो जो बाइडेन अपनी बातों से पेट भरने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम उनके बैंक का ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे, उनके जो पैसे हमारे पास वो हम जब्त कर लेंगे। ये सब बातें बात की बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपस में मिलते हैं, समझौता हो जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट में चल रहा है, ऐसे में यूक्रेन को पूरा भरोसा था कि यूएसए हमारा साथ देगा ही, जो बाइडेन हमारा साथ देंगे, और रसिया को हम सबक सिखा लेंगे साथ में, और हम नाटो कंपनी में शामिल हो जाएंगे, नाटो कंट्री में। बट ऐसा जो बाइडेन ने किया नहीं। जो बाइडेन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें मदद की जाएगी, सारा देश खिलाफ है, लेकिन कोई भी कंट्री आगे बढ़ नहीं रहा है। ऐसे टाइम पे लोगों का नजर था कि भारत क्या करेगा। अब जब जो बाइडेन इतना स्मार्ट निकले तो हमारे मोदी जी उनसे तो 10 गुने हैं। तो हमारे मोदी जी ने क्या किया, जो रसिया है, रसिया हमारा एक हमेशा दोस्त रहा है। जब यूएस से अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ऐसे टाइम पे हमारे देश को बचाने के लिए सबसे आगे आया था रसिया। हमारे बीच में खड़ा हुआ था कि कुछ भी हो जाए लेकिन भारत को आंच नहीं आने देंगे। तो हमें बचाने वाला रसिया है, और रसिया से बहुत अच्छी मित्रता थी। तो ऐसे में रसिया गलत करे या सही करे, ऐसे में मोदी जी तो है नहीं कि कोई पागल ओगल मंत्री हो या पागल ओगल प्रधानमंत्री हो जाकर के लड़ना चालू कर दिए। मोदी जी में बहुत ज्यादा पेशेंस है। ऐसे में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने पुतिन जी को फोन किया और फोन करके उनको समझाया
कि देखो भाई बवाल ववाल मत करो, एक शांति से तुम भी रहो वो भी रहे। मतलब एक होता है ना दोस्ती यारी में कि जो दो दोस्त हो आपस में, तो जब तीसरा शामिल होता है तो बोलता है अरे यार तू भी अपना दोस्त है वो भी अपना दोस्त है, आपस में सलट लो, तुम सब तो पहले एक ही थे, आपस में लड़िए बाद में एक ही हो गए। इस तरह की मोदी जी ने अपना चालाकी दिखाया, इस तरह के समझाने की कोशिश की। मोदी जी नहीं चाहते हैं। अगर मोदी जी रसिया का साथ देंगे तो बाकी जो यूएसए के साथ कंट्री है या अमेरिका है जो पावरफुल कंट्री है वह भारत के खिलाफ हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। अगर मोदी जी मान लीजिए अमेरिका का साथ देते कि भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो रसिया को बुरा लगेगा कि यार जब ऐसा अमेरिका जब चढ़ाई किया था तो हम तुम्हारे साथ थे, आज तुम अमेरिका के साथ हो। ऐसे में भारत दोनों तरफ फंसा पड़ा। तो ऐसे में मोदी एक स्मार्ट और अच्छे नेता है, एक समझदार नेता है, जिसे उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया कि उन्होंने बात किया, पुतिन जी से बात भी किए। उसके बाद बात ये रखा कि हमारे जो भारत के मूल निवासी है भैया उनको तो निकाल दो, उनको मत मारो। तो ऐसे में उनको मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह, अपना जो जहाज वगैरह, प्लेन वगैरह सारा चीज भेज करके उनको निकलवाए और निकलवा करके लोगों को अपने भारत में ला रहे हैं। और उस पे बैठक किया जा रहा है। बैठक का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब ये देख रहे हैं कि अगर बवाला थमे तो थमे, नहीं तो बैठक करते करते तो कोई ना कोई सफा तो हो ही जाएगा। हम कह देंगे हम तो बैठक कर ही रहे थे, ठीक है। तो मैटर यहाँ तक धीरे धीरे सलट जाएगा और 100% ये तो डन है कि रसिया कब्जा कर ही लेगा, क्योंकि अमेरिका आगे आ ही नहीं रहा है, भारत कंट्री आ ही नहीं रहा है, चाइना उनका साथ दे ही नहीं रहा है। तो ऐसे में 100% कब्जा होने वाला यूक्रेन पे। यूक्रेन के पास कोई चांस है नहीं, रसिया का हिस्सा बन जाएगा। बाद में धीरे धीरे जो बातें आगे बढ़ेंगी वो तो बढ़ेंगी, तब तक रसिया कब्जा करके एकदम हो जाएगा और कोई भी देश बीच में आने वाला नहीं है, ना तो उनको बचाने वाला ना तो करने वाला। ये है पूरा मामला, ये है पूरी चीजें जिसका आज विवाद जिसकी वजह से हुआ, जो इतने बड़े युद्ध हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही खबर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो आप लोगों को एक कोई ना कोई एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया तो लाइक कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।